नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती यानी आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के बारे में। तो देखें, ये एसके पब्लिकेशन के द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। जैसे ये बुक है अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए। ये सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान के साथ साथ सभी विषयों में थ्योरी और अभ्यास के लिए प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं। अभ्यास प्रश्नों को टॉपिक अनुसार दिया गया है। मूल विधि के साथ शॉर्टकट भी दी गई है। कठिन प्रश्नों के हल भी इस पुस्तक में दिए गए हैं। और देखें, इस पुस्तक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि आप QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी इस पुस्तक का देख सकते हैं। इसी प्रकार ये अभ्यास पेपर्स हैं जी, और कुल कितने पेपर्स हैं? 50 पेपर्स हैं, जो भी अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए हैं। 50 पेपर जो पिछले 10 वर्ष की परीक्षाओं पर आधारित कठिन प्रश्नों के हल सहित स्पष्ट, सरल व भाषा में 100% सॉल्यूशन के साथ दिए गए हैं। और इसकी भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रत्येक पेपर का आप ऑनलाइन सॉल्यूशन देखने के लिए अंदर जो QR कोड दिया गया है उसको स्कैन करके देख सकते हैं। इसी प्रकार ये बुक है अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ आर्मी, जो कि कलरक, GD, टेक्निकल, नर्सिंग व ट्रेडमैन भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। तो आज अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद है। और देखें, इसमें से अपने आर्मी GD में डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं। तो आज अपन लोग जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, जो अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखें, मैं आप लोगों को बता दूं, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, कितने जी? 395 तो अनुच्छेद हैं। भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। जबकि पहले 8 अनुसूची थी, जबकि अब कितनी हैं? 12 अनुसूची है। तो कहने का अर्थ है कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची हैं भारतीय संविधान में। तो देखें, आज अपन लोग जो ये 395 अनुच्छेद हैं, इनमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन पे डिस्कस करते हैं। जैसे अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 है, इसमें क्या कहा गया है? और ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन इज द स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। यानी आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन इज द स्टेट। यानी इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक क्या है? संघ है। तो ध्यान रखें, ये पूछा जाए कि भारत क्या है, तो भारत एक राज्यों का संघ है। और ये बात कौन से आर्टिकल में कही गई है? ये बात आर्टिकल 1 में कही गई है। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन इज द स्टेट, यानी इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का ये क्या है? संघ है। एक चीज और मैं बता दूं, यहां पर संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यहां पर संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार देखें, अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं, वो नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है जी? नागरिकता से संबंधित है। तो ये पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 5 से 11 तक किससे संबंधित है? नागरिकता से। तो सीधा पेपर में आएगा कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से संबंधित है। अब देखें,
अब है जी मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। यानी मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, ये अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं? 12 से 35 तक है। तो ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कहां से कहां तक है, तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक है। अब इनमें अपन लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, जैसे देखें मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे जी। मूल संविधान में कितने थे? 7 मौलिक अधिकार। मूल संविधान किसे कहते हैं? जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसे मूल संविधान कहा जाता है। तो मूल संविधान में तो कितने मौलिक अधिकार थे? 7। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं मेरे भाई? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44 अमेंडमेंट टू 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो ये पूछा जाए कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। और जो संपत्ति का अधिकार था पहले कौन से आर्टिकल में था जी? 31 में था। तो ये पूछ लिया जाए कि संपत्ति का अधिकार कौन से मौलिक अनुच्छेद में था? तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। यानी आर्टिकल किस में था जी? अनुच्छेद 31 में था। जबकि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जी। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मेरे भाई क्या है? कानूनी अधिकार है, जो कि आर्टिकल 300 क में है। तो ये पूछा जाए कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, जो कि कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 300 क में है। अब देखें, ये पूछा जाए कि समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल? तो 14 से 18 तक क्या है जी? समानता का अधिकार है। तो पूछ लिया जाए समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसमें भी अपन लोग एक दो देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता। तो ये पूछा जाए कि कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण, यानी कानून के समक्ष समानता एवं कानून के समान संरक्षण का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण आर्टिकल 14 में है। तो आर्टिकल 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। क्या किया गया है? अंत किया गया है। यानी कोई भी किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं करेगा। यानी जातीय भेदभाव को समाप्त किया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 17 के तहत। तो ये पूछा जाए कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है? तो अस्पृश्यता छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 के तहत किया गया है। हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम YouTube में पढ़ाएंगे उन विषयों से अग्निवीर में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो उसका हल कर पाओगे। परंतु संपूर्ण सिलेबस एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन
जो आपकी अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे उनको हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ में ही हम टेस्ट भी लेते रहेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमज़ोर चल रहे हैं। फिर उस विषय को लेकर उस विद्यार्थी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को नोट्स भी देंगे जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 18 में क्या है, तो देखें अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का क्या किया गया है? अंत किया गया है। यानी कहने का अर्थ है कि आप शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि के अलावा आप अपने नाम के अलावा अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। तो ये पूछा जाए कि उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है, तो उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 के तहत किया गया है। अब देखें, जैसे दूसरा मौलिक अधिकार है जी स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक है जी? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अब देखें, इसमें देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में क्या है। तो देखें, अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। तो ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 19 के तहत कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को दी गई थी? 7 प्रकार की। जो कौन कौन सी हैं? SAUC, MRP यानी स्पीक बोलने की स्वतंत्रता, असेंबली यानी सभा करने की स्वतंत्रता, यूनियन यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता, मूव यानी घूमने की स्वतंत्रता, R यानी रेजिडेंस की स्वतंत्रता और आजीविकाओं की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार, और संपत्ति की स्वतंत्रता, जो कि संपत्ति की स्वतंत्रता थी उसको तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो ये पूछा जाए कि जिस प्रकार संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था, उसी के साथ संपत्ति की स्वतंत्रता को भी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। जबकि पहले कितने प्रकार की थी? 7 प्रकार की थी, जिसमें संपत्ति की स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया? संपत्ति की स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 21 में क्या है। तो देखें, अनुच्छेद 21 में है जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है जी जीवन जीने का अधिकार, यानी प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 21 कहता है कि सभी को जीवन जीने का क्या है?
अधिकार है। आर्टिकल 21 सभी लोगों को जीवन जीने का अधिकार देता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 21 क में क्या है, तो देखें अनुच्छेद 21 क में है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो ये पूछा जाए कि आर्टिकल 21 क में क्या है, तो यहां पर क भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। क आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, तीनों एक ही बात है। तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है जी, तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 क में है। और इसे कब जोड़ा गया, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो 21 में तो है जीवन जीने का अधिकार, जबकि 21 क में क्या है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसी प्रकार है तीसरा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल में है जी, ये अनुच्छेद 23 से 24 तक है। तो ये पूछा जाए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 24 में क्या है, तो देखें अनुच्छेद 24 में है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी भी कार्य पर नहीं लगा सकते। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी भी काम पर नहीं लगा सकते। ये बात कौन से आर्टिकल में है, ये बात आर्टिकल 24 में है। इसी प्रकार है जी चौथा मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। इसमें यह पूछा जाए कि अनुच्छेद 25 में क्या है, तो देखिएगा धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता। धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी इसका अर्थ है कि सभी को अपने अपने धर्म को मानने, सभी को अपने अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने व प्रचार प्रसार करने की, क्या है जी, छूट है। तो कहने का अर्थ है कि सभी को अपने अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने व प्रचार प्रसार करने की क्या है जी, छूट है। इसी प्रकार पांचवा मौलिक अधिकार है जी शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में है। जो कि अनुच्छेद कहां से कहां तक है जी, अनुच्छेद 29 से 30 तक है। जबकि ये पूछा जाए कि संपत्ति का अधिकार, ये तो मैंने बता दिया आपको, संपत्ति का अधिकार अब नहीं है, पहले था। और कौन से आर्टिकल में था, 31 में था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मेरे भाई क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसी प्रकार एक मौलिक अधिकार है जी सातवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो देखें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में है। तो ये पूछा जाए कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की
आत्मा कहा है। तो ये पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी आर्टिकल 32 को कहा है। इसी प्रकार है जी नीति निर्देशक तत्व। देखें, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व यानी जिन्हें कहते हैं डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। तो देखें, नीति निर्देशक तत्व मेरे भाई अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। यानी नीति निर्देशक तत्व मेरे भाई कहां से कहां तक हैं? नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अब इसमें भी अपन लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, जैसे ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 40 में क्या है, अनुच्छेद 40 में क्या है, तो देखें, ग्राम पंचायतों का गठन यानी ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख, ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख आर्टिकल 40 में है। तो ये पूछ लिया जाए कि ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख आर्टिकल 40 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 44 में क्या है, तो अनुच्छेद 44 में बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये पूछा जाए कि आर्टिकल 44 में क्या है, तो आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। यानी इसका अर्थ है कि यदि अपन लोग भारत में रह रहे हैं तो वो चाहे किसी भी जाति, धर्म, मजहब से हो, सभी के लिए नियम कायदे क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? इस बात का आर्टिकल 44 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 48 में क्या है, तो देखें जी, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 48 में क्या है, तो अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन यानी कृषि, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख आर्टिकल 48 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि आर्टिकल 48 क में क्या है, तो देखें, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण का उल्लेख आर्टिकल 48 क में है। जबकि आर्टिकल 48 में क्या है, आर्टिकल 48 में है कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 48। जबकि वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 48 क में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 50 में क्या है, तो देखें, अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या करना, अलग करना। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी, आर्टिकल 50 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 51 में क्या है, अनुच्छेद 51 में क्या है, तो देखें, अनुच्छेद 51 में है विदेश नीति यानी अनुच्छेद 51 में क्या है मेरे भाई, तो अनुच्छेद 51 में है विदेश नीति, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख आर्टिकल 51 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए, देखें, अनुच्छेद 51 क में क्या है, तो देखें, अनुच्छेद 51 क में मेरे भाई हैं मौलिक कर्तव्य,
अनुच्छेद 51 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य, जो कि कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। तो ये पूछे कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख आर्टिकल 51 क में है। देखें, मूल संविधान का अर्थ होता है मेरे भाई, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950, यानी मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो इन्हें कब जोड़ा गया? तो इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जी? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10। कौन सी समिति पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये पूछा जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अब है जी अनुच्छेद 52 से 78 तक की बात करेंगे। तो देखें, इसमें कार्यपालिका के बारे में वर्णन है। तो अब ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 52 में क्या है? तो अनुच्छेद 52 में क्या है? तो देखें, अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये पूछा जाए कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? तो ये बात अनुच्छेद 52 में लिखी हुई है कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 54 में क्या है? अनुच्छेद 54 में क्या है? तो अनुच्छेद 54 में है निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल यानी कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, इस बात का उल्लेख आर्टिकल 54 में है। जैसे संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखें, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली व पांडुचेरी, जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। अब तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है, उसके सदस्यों ने अभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया है। तो कौन कौन भाग लेते हैं जी? संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। देखें, राष्ट्रपति के चुनाव में मेरे भाई निर्वाचित ही भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते। मनोनीत इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। तो उसी के द्वारा मनोनीत सदस्य उसी के चुनाव में भाग लें तो एक विवाद का विषय बनता है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित ही लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 56 में क्या है? तो अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो ये कितने साल का होता है साहब? 5 वर्ष का होता है। तो कार्यकाल टर्न ओवर का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो टर्न ओवर यानी कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 55 में है। इसी प्रकार ये पूछें कि अनुच्छेद 57 में क्या है?
तो अनुच्छेद 57 में है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इस बात की कोई समय सीमा नहीं है। जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है जी, अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही बन सकता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार ही बन सकता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, तो योग्यताओं का उल्लेख अनुच्छेद 58 में है जी। तो राष्ट्रपति बनने हेतु योग्यता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 58 में है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए जी, 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 60 में क्या है, तो अनुच्छेद 60 में शपथ का उल्लेख है, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को मेरे भाई क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। इसी प्रकार ये पूछें कि अनुच्छेद 61 में क्या है, तो अनुच्छेद 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया, यानी महाभियोग का अर्थ है कि राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है, इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है, इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी, 61 में है। यानी कहने का अर्थ है कि देखें संसद के कितने सदन हैं जी, 2 सदन हैं, लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति को कैसे हटाएंगे, तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। तो महाभियोग संसद के किसी भी सदन में पहले लगाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में, जरूरी नहीं है कि पहले राज्यसभा में। और महाभियोग कब लगता है, संविधान का उल्लंघन करने के कारण, संविधान का उल्लंघन करने के कारण क्या लगता है जी, महाभियोग लगता है। अब देखें जी, इसी प्रकार है अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 यानी आर्टिकल 63 में क्या है, तो देखें आर्टिकल 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, इस बात का उल्लेख आर्टिकल 63 में। देखें अनुच्छेद 52 में क्या है जी, अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, जबकि उसमें अपन लोग यदि 11 जोड़ दें तो अनुच्छेद 63 में किसका उल्लेख है, उपराष्ट्रपति का उल्लेख। तो भारत का एक राष्ट्रपति, ये तो अनुच्छेद 52 में है, जबकि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात कौन से आर्टिकल में है, ये बात आर्टिकल 63 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 64 में क्या है, तो देखें राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है जी, उपराष्ट्रपति होता है। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, इस बात का उल्लेख आर्टिकल 64 में है। तो ये पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है जी, उपराष्ट्रपति होता है। देखें ये वो व्यक्ति होता है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये पूछ लिया जाए कि वो व्यक्ति कौन है जो उसका सदस्य नहीं है लेकिन उसका सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति है। तो जैसे वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं, जगदीप धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़ हैं। तो जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, तो वर्तमान में राज्यसभा का सभापति भी कौन है, तो वर्तमान में राज्यसभा का सभापति भी जगदीप धनखड़ है। जबकि प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो प्रथम राज्यसभा के सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्यों, क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे जी, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो जब भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो राज्यसभा के प्रथम सभापति भी कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखें, आज तक कोई भी महिला भारत की उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। जब कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है, तो कोई भी महिला राज्यसभा की सभापति भी नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि जो इस देश का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? इस बात का उल्लेख आर्टिकल 64 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 66 में क्या है, तो देखें, अनुच्छेद 66 में है मेरे भाई, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के सभी सदस्य, यानी संसद के सभी सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं जी? उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। सभी में कौन कौन आ लिए जी? निर्वाचित भी और मनोनीत भी। निर्वाचित व मनोनीत, यानी निर्वाचित भी और मनोनीत भी किसके चुनाव में भाग लेते हैं जी? उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 66 में है, यानी संसद के सभी सदस्य। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 69 में क्या है, यानी आर्टिकल 69 में क्या है, यानी उपराष्ट्रपति को शपथ। तो उपराष्ट्रपति को शपथ मेरे भाई कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। तो ये पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति को ओथ यानी शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। जो कौन से आर्टिकल में है? जो आर्टिकल 69 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 72 में क्या है, तो देखें, अनुच्छेद 72 में है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति यानी, और ये किसे प्राप्त है जी? राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो क्षमादान की शक्ति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो क्षमादान की शक्ति का उल्लेख आर्टिकल 72 में है। जो किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 74 में क्या है, तो देखें, प्रधानमंत्री का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? प्रधानमंत्री का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 74 में है। यानी इस आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यानी राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 74 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए भाई कि अनुच्छेद 75 में क्या है, तो देखें, अनुच्छेद 75 में है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो देखें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 75 में है। और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो कई बार पेपर में आता है कि प्रधानमंत्री होता है, तो मेरे भाई प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 76 में क्या है, यानी आर्टिकल 76 में क्या है, तो देखें, अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी। यानी आर्टिकल 76 में है महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल।
महान्यायवादी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? अटॉर्नी जनरल इन महान्यायवादी का उल्लेख आर्टिकल 76 में है। देखें, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो ये पूछा जाए कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। ये वो व्यक्ति होता है जो संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी वह संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कह दो, या भारत सरकार का प्रथम वकील कह दो, या भारत सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार कह दो, कौन होता है जी? अटॉर्नी जनरल, जो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये पूछा जाए कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और ये पूछें इसका टर्न ओवर यानी कार्यकाल क्या होता है मेरे भाई, तो इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का अर्थ होता है कि जब भी चाहे राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। ये सब चीजें कौन से आर्टिकल में है जी? 76 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 79 में क्या है, यानी आर्टिकल 79 में क्या है। तो देखें, आर्टिकल 79 में है संसद, पार्लियामेंट, यानी संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में है। देखें, संसद मेरे भाई किस किस से मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। देखिए, संसद के सदन तो दो होते हैं जी। संसद के सदन तो दो होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। जबकि ये पूछा जाए कि संसद के अंग कितने हैं, तो संसद के अंग 3 हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग क्यों होता है? तो देखो, कोई भी कानून हो, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, लेकिन वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करते। तो ये पूछा जाए कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जबकि ये पूछा जाए संसद के सदन कितने हैं, तो संसद के सदन 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? इस बात का उल्लेख आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 80 में क्या है, तो देखें, राज्यसभा का विवरण, यानी राज्यसभा के बारे में कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 80 में। जबकि ये पूछें कि अनुच्छेद 81 में क्या है, तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में है। तो अनुच्छेद 81 में किसके बारे में है जी? लोकसभा के बारे में है, यानी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कहां से कहां तक है जी? सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 124 टू 147 तक है। सर्वोच्च न्यायालय कह दो या सुप्रीम कोर्ट कह दो, एक ही बात है। इस बात का उल्लेख कहां से कहां तक है, तो सुप्रीम कोर्ट यानी 124 से 147 तक। अब प्रश्न है कि अनुच्छेद 124 में क्या है, यानी अनुच्छेद 124 में क्या है। तो देखो, अनुच्छेद 124 में क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है जी? नई दिल्ली में है। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और एक इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। जिसका उद्घाटन कब हुआ जी? 28 जनवरी 1950। तो ये पूछा जाए कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है, और जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ।
जब सुप्रीम कोर्ट बना उस समय इसमें न्यायाधीश कितने थे जी? 7+1 यानी 8 थे, जबकि वर्तमान में न्यायाधीश कितने हैं? 33+1 यानी 34। एक मुख्य न्यायाधीश है जी। एक कौन है? मुख्य न्यायाधीश है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि ये सभी चीजें अनुच्छेद 124 में ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है मेरे भाई? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ भी कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ भी कौन दिलाता है जी? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक रहते हैं? तो अपने पद पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहते हैं। तो ये जो मैंने बताई ये सब चीजें कौन से आर्टिकल में है? 124। यानी इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, ध्यान रखना इस चीज का, सुप्रीम कोर्ट का चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो वह अन्य हो, सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जबकि चाहे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, उनको शपथ भी कौन दिलाता है जी? राष्ट्रपति दिलाता है। और ये कब तक अपने पद पर रहते हैं? 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहते हैं। इसी प्रकार है आर्टिकल अनुच्छेद 214 से 231 तक, यानी अनुच्छेद 214 से 231, ये इसमें किसका उल्लेख है जी? हाई कोर्ट का उल्लेख है। हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से में है जी? हाई कोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद 214 से 231 का। हाई कोर्ट कह दो या उच्च न्यायालय कह दो, इन बातों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? 214 से 231 है। देखें तो ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट का उल्लेख कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 214 से 231 हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। देखें आर्टिकल 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। यानी आर्टिकल 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी क्या हो सकता है? हाई कोर्ट हो सकता है। देखें अब एक आर्टिकल है अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243, जिसमें अनुच्छेद 243 में पंचायत राज एवं नगर पालिका, अनुच्छेद 243 में पंचायत राज एवं नगर पालिकाओं से संबंधित बातें हैं। तो ये पूछा जाए कि पंचायत राज एवं नगर पालिका संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो पंचायत राज एवं नगर पालिका से संबंधित कौन सा आर्टिकल है जी? आर्टिकल 243 है। इसी प्रकार है अनुच्छेद 324 टू 329 यानी निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। तो अनुच्छेद 324 टू 329 में क्या है जी? निर्वाचन आयोग है। देखें निर्वाचन आयोग, तो भारत का निर्वाचन आयोग यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग कहां पर है? भारत का केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग कहां पर है जी? नई दिल्ली में है। तो ये पूछा जाए कि भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन कहां पर है? भारत का निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग नई दिल्ली में है। और कब बना जी? 25 जनवरी 1950। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस आता है। 25 जनवरी को क्या आता है जी? मतदाता दिवस आता है। देखें निर्वाचन आयोग
3 सदस्यीय आयोग है। तो ये पूछा जाए कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग कितना सदस्यीय आयोग है, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वह 2 अन्य सह आयुक्त होते हैं। यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य सह आयुक्त होते हैं। अब है जी अनुच्छेद 352 से 360, यानी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, यानी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो अनुच्छेद 352 से 360 में है। अब देखते हैं कि 352 में क्या है। तो देखें अनुच्छेद 352, यानी अनुच्छेद 352 में क्या है। तो देखें युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं शस्त्र विद्रोह होने पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं शस्त्र विद्रोह होने पर कौन से आर्टिकल का प्रयोग होता है। आर्टिकल 352 का प्रयोग होता है। तो ये पूछा जाए युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं शस्त्र विद्रोह होने पर कौन से आर्टिकल का प्रयोग होता है। आर्टिकल 352 का प्रयोग। देखें इसका अब तक भारत में 3 बार प्रयोग हुआ है। इसका भारत में अब तक कितनी बार प्रयोग हुआ है। 3 बार हुआ है। एक बार जब भारत व चीन युद्ध हुआ, भारत व चीन युद्ध 1962, एक बार 1971 भारत व पाकिस्तान युद्ध, भारत व पाकिस्तान युद्ध, जबकि एक बार 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में लगा। देखें मैं आपको बता दूं, ये जो शस्त्र विद्रोह शब्द है इसकी जगह पहले आंतरिक अशांति शब्द था। आंतरिक अशांति शब्द था, जिसी के आधार पर 1975 में, इन 25 जून 1975 को जो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उसके काल में जो इमरजेंसी लगी थी वो आंतरिक अशांति के आधार पर ही लगाई गई थी। देखें 25 जून को संविधान हत्या दिवस आता है, संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। तो ये पूछा जाए कि 25 जून को क्या है, संविधान हत्या दिवस है। तो उसके बाद में 1978 में, यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई उस समय भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, उसकी सरकार के द्वारा 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, और उसके तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके उसकी जगह कौन सा शब्द जोड़ दिया गया, शस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। तो ये बात कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 352 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 356 में क्या है। तो अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, यानी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत लगता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। यानी जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो उस राज्य में आर्टिकल 356 के तहत कौन सा शासन लगता है जी, राष्ट्रपति शासन लगता है। तो ये पूछा जाए कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। इसी प्रकार है जी अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, और जिसका अब तक भारत में
एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है, यानी अनुच्छेद 360 का अब तक भारत में एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368, तो अनुच्छेद 368 में क्या है जी? संविधान संशोधन। यानी अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन। यानी संविधान में संशोधन किस प्रकार होता है, इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो इस बात का उल्लेख आर्टिकल 368 में है। तो देखें, ये जो अपना टॉपिक था महत्वपूर्ण आर्टिकल, तो इन पे अपन ने डिस्कस किया। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखें, प्रश्न ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में क्या है? तो देखें अनुच्छेद 1 में क्या है, तो आंसर होगा अनुच्छेद 1 में है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन इज द स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है। यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन इज द स्टेट। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक क्या है? संघ है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यों के संघ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो राज्यों के संघ का उल्लेख आर्टिकल 1 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 17 में क्या है? यानी अनुच्छेद 17 में क्या है? तो देखें अनुच्छेद 17 में क्या है, तो आंसर होगा अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? अस्पृश्यता का अंत, इसका उल्लेख आर्टिकल 17 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में क्या है? तो देखें आंसर होगा जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने के अधिकार का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो जीवन जीने का अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 21 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो आंसर होगा जी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। इसी प्रकार प्रश्न ये पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद से शुरू हैं? तो आंसर आएगा अनुच्छेद 36 से। और कहां तक हैं जी? 36 से 51 तक हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक है। शुरू कहां से है? अनुच्छेद 36 से है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा,
होगा कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर क्या आएगा जी? भारत का ही राष्ट्रपति होगा कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में है? तो आंसर क्या आएगा जी? सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 से 147। अनुच्छेद 124 से 147। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 148 में क्या है? तो आंसर आएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 148 में, यानी जिसको क्या बोलते हैं? कैग। इसी प्रकार ये पूछा जाए निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में है? तो आंसर आएगा अनुच्छेद 324 से 329। इसी प्रकार ये पूछा जाए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? आंसर आएगा जी अनुच्छेद 324 से 329। इसी प्रकार ये पूछा जाए संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में है? आंसर आएगा 368। तो देखें ये थे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।